नमस्कार मित्रों, मैं उदय सिंह शेखावत आप सभी का मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ेंगे प्रकाश में दर्पण के बारे में। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं इस संदर्भ में चर्चा करेंगे और दर्पणों की क्रियाविधि कैसे होती है, प्रकाश के साथ उनकी क्रियाएं कैसे होती हैं, इमेज कैसे बनती है और कितने प्रकार की इमेज बनती है, किस दर्पण से किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, सीधा या उल्टा, वास्तविक अथवा आभासी, कैसा प्रतिबिंब बनता है, इसको आज हम लोग समझेंगे। और जो एग्जाम में क्वेश्चंस आपके एनडीए, सीडीएस, एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप में जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दर्पण पर आधारित उन प्रश्नों को भी समझेंगे, उन्हें भी हल करेंगे। तो आइए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालते हैं पहली, दर्पण। देखिए, दर्पण, दर्पण को इंग्लिश में मिरर कहा जाता है। दर्पण को इंग्लिश में मिरर कहते हैं। और यदि दर्पण के प्रकार की बात करें तो दर्पण तीन प्रकार के होते हैं। एक समतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण और तीसरा अवतल दर्पण। ठीक है, तो दर्पण तीन प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं। ये आपके सामने समतल दर्पण है। ये आपके सामने समतल दर्पण है और इसकी एक सतह पर पॉलिश की हुई है, एक सतह पॉलिश्ड है और दूसरी सतह परावर्तक तल की तरह कार्य करती है ना। एक सतह पॉलिश्ड होती है, मतलब इसके पीछे की सतह पर सिल्वर नाइट्रेट का लेप कर दिया जाता है, जिससे कि दर्पण की आगे वाली जो सतह है वो परावर्तक, प्रकाश के अच्छे परावर्तक की तरह कार्य करने लगती है। ठीक है, तो ये समतल दर्पण है। अब आगे चर्चा करते हैं उत्तल दर्पण पर। देखिए, इस तरह का उभरा हुआ पृष्ठ वाला दर्पण उत्तल दर्पण कहलाता है। जिसका पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ होता है इसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। इसके भी पीछे धंसे हुए तल पर हम लोग पॉलिश कर देते हैं। ठीक है, पिछले तल पर पॉलिश कर दिया जाता है तो इसका जो उभरा हुआ तल है ये परावर्तक तल बन जाता है, मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाता है। प्रकाश का रिफ्लेक्शन अर्थात परावर्तन इसी सतह से होता है। ठीक है मित्रों। और तीसरा दर्पण, देखिए तीसरा दर्पण हम ले लेते हैं अवतल दर्पण। देखिए, इस तरह से धंसे हुए तल वाला दर्पण अवतल दर्पण कहलाता है। इसके भी पीछे वाले तल पर पॉलिश कर दी जाती है, पीछे वाले तल पर पॉलिश कर दी जाती है और इसका जो धंसा हुआ पृष्ठ होता है, मतलब गुफानुमा जो पृष्ठ है, इसी को अवतल पृष्ठ कहते हैं। यही प्रकाश का परावर्तन करता है, मतलब ये लाइट का रिफ्लेक्शन करता है। और ये अवतल दर्पण, इंग्लिश में इसे कहते हैं कॉनकेव मिरर। ठीक है, उत्तल दर्पण को इंग्लिश में कहा जाता है कॉन्वेक्स मिरर। और समतल दर्पण आप जानते हैं ये प्लेन मिरर होता है। हम इनके नाम लिख देते हैं। ये है समतल दर्पण, समतल दर्पण, इंग्लिश में इसको कहते हैं प्लेन मिरर। प्लेन मिरर ये है आपका उत्तल दर्पण, मतलब उभरे हुए पृष्ठ वाला दर्पण। उत्तल दर्पण, इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। इसको इंग्लिश में कॉन्वेक्स मिरर कहा जाता है।
और तीसरा आपका है धंसे हुए पृष्ठ वाला दर्पण, जो कि अंदर की ओर धंसा हुआ होता है, ये आपका अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण, इसे इंग्लिश में कॉनकेव मिरर कहते हैं। इंग्लिश में कॉनकेव मिरर कहा जाता है। कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो हमने जैसा कि कहा था कि बाइलिंगुअल आपको समझाया जाएगा, तो वही चीज इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में बताई जा रही है। जैसे कि यूपी बोर्ड का छात्र हो या सीबीएसई बोर्ड का छात्र हो, उसे दिक्कत ना हो कोई भी चीज समझने में, और वो कॉन्सेप्ट को समझकर आसानी से न्यूमेरिकल्स को हल कर सकें, ठीक है। हमारा उद्देश्य आपको सफल बनाना है। आप जितना सफल होंगे उतना ही हमारा लक्ष्य पूरा होगा। तो आइए आगे देखते हैं। ये जो समतल दर्पण है, समतल दर्पण प्रकाश का परावर्तन करता है, जिसमें आप डेली अपना चेहरा देखते हैं। वो कैसा दर्पण होता है? वो समतल दर्पण ही होता है। प्लेन मिरर में ही आप डेली अपना चेहरा देखते हैं। उत्तल दर्पण जो होता है, ये प्रकाश को फैलाने का कार्य करता है। इसमें कोई भी प्रकाश किरण यदि आए, कोई भी प्रकाश किरण इस पर आ करके पड़े, तो ये उस प्रकाश किरण को अपनी सतह के 90 डिग्री कोण पर, अपनी सतह के 90 डिग्री कोण पर मोड़ देता है और फैला देता है। ये सतह से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए मोड़ देता है या फैला देता है प्रकाश किरणों को। मतलब ये प्रकाश किरणें फैल जाती हैं और आगे जाकर के कहीं मिलती नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ता है? इन किरणों को पीछे हम बढ़ा देते हैं, इन किरणों को पीछे की ओर बढ़ा देते हैं। जिस बिंदु पर ये दोनों किरणें आपस में मिलती हैं, जिस बिंदु पर ये दोनों किरणें आपस में मिलती हैं, उसे फोकस कहा जाता है, उसे फोकस कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों किरणें समांतर स्थिति में आ रही थी, समांतर रूप से दर्पण पर पड़ी, लेकिन दर्पण ने अपनी सतह से 90 डिग्री के कोण पर इन्हें फैला दिया और फैल कर ये दूर जा रही हैं, आगे जाकर कहीं मिलती हुई प्रतीत नहीं हो रही हैं। तो आगे जाकर के कहीं नहीं मिलेंगी, इनको हम पीछे की ओर बढ़ा देंगे और पीछे की ओर जिस बिंदु पर ये मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को हम फोकस कह देते हैं। और समांतर आने वाली किरणें, याद रखें कि दर्पण की सतह पर जो भी प्रकाश किरणें समांतर आकर के पड़ेंगी, उनका जो प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस पर ही बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों किरणें मिल ही रही हैं फोकस पर। तो जब भी अनंत से मतलब बहुत अधिक दूरी से कोई भी प्रकाश किरणें चलती हैं, तो उन्हें समांतर ही लिया जाता है। याद रखिएगा, एक दूसरे के समानांतर ही लिया जाता है, पैरेलल लेते हैं। और ये पैरेलली जब दर्पण पर आकर के पड़ती हैं, तो दर्पण इनका प्रतिबिंब अपने पीछे वाले तल पर, अपने पीछे के तल पर फोकस पर बनाता है। मतलब याद रखिए कि उत्तल दर्पण पर यदि प्रकाश किरणें अनंत से आ रही हैं और एक दूसरे के समानांतर हैं, तो उनका प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पर बनेगा। तो फोकस पर ही क्या बनता है? इमेज। इमेज का मतलब होता है प्रतिबिंब। और हमेशा याद रखें कि ये जो उत्तल दर्पण है, इस उत्तल दर्पण द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनता है, वो हमेशा सीधा और आभासी होता है, ठीक है। जो भी प्रतिबिंब बनता है, मतलब जो भी इमेज बनेगी, वो इमेज या प्रतिबिंब कैसा होगा? सीधा होगा और आभासी होगा। ठीक है मित्रों, तो उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब कैसे होते हैं? सीधे और आभासी। सीधा इंग्लिश में कहते हैं इरेक्ट, और आभासी मतलब वर्चुअल, ठीक है। तो
इरेक्ट और वर्चुअल इमेज बनता है उत्तल दर्पण द्वारा, मतलब कॉन्वेक्स मिरर द्वारा। और एक चीज आपको और बता दें कि उत्तल दर्पण का काम प्रकाश किरणों को फैलाना होता है, मतलब कॉन्वेक्स मिरर लाइट रेज को फैला देता है, दूर फैलाता है ना, इनको फैलाता है। तो फैलाने के कारण इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं, याद रखिएगा, इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं। तो यहां पर हम लिख देते हैं ये क्या है, अपसारी दर्पण भी है। अपसारी है मतलब इंग्लिश में इसको कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर, ये डाइवर्ज कर देता है प्रकाश किरणों को, डाइवर्जिंग होता है मतलब अपसारी दर्पण होता है। इसको याद रखिएगा, उत्तल दर्पण को मतलब कॉन्वेक्स मिरर को अपसारी दर्पण या डाइवर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। ठीक है, आइए अब आगे देख लेते हैं अवतल दर्पण के संदर्भ में। तो अवतल दर्पण का कार्य होता है इस पर पड़ने वाली प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर मिलाना। अवतल दर्पण का कार्य होता है इस पर पड़ने वाली जो प्रकाश किरणें होती हैं उनको एक बिंदु पर मिलाना। आइए अब हम देखते हैं कैसे ये एक बिंदु पर मिलाता है। ये प्रकाश किरणें आ रही हैं, अनंत से ये प्रकाश किरणें आ रही हैं और अवतल दर्पण के समानांतर, ये अवतल दर्पण पर एक दूसरे के समानांतर आकर के पड़ रही हैं, मतलब एक दूसरे के पैरेलल आकर के पड़ रही हैं। हो सकता है ये आपको क्योंकि हाथ से बनी है पैरेलल नहीं लग रही हो, लेकिन ये वास्तव में एक दूसरे के पैरेलल हैं। और ये किरणें एक दूसरे के पैरेलल आकर के जब अवतल दर्पण पर पड़ती हैं तो अवतल दर्पण अपनी सतह से 90 डिग्री के कोण पर इन्हें मोड़ देता है, अपनी सतह से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए इन्हें मोड़ देता है और ये एक बिंदु पर आकर के मिल जाती है, एक बिंदु पर आकर के मिल जाती हैं। और जहां पर मिलती हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही फोकस कहते हैं, उसे ही फोकस कहा जाता है। मतलब प्रकाश किरणें एक दूसरे के समानांतर आकर के अवतल दर्पण पर जब पड़ती हैं, मतलब कॉनकेव मिरर पर पड़ती हैं, तो कॉनकेव मिरर का काम है इन प्रकाश किरणों को आपस में मिला देना। तो आपस में मिलाता है और यहीं पर प्रतिबिंब बन जाता है। जब भी प्रकाश किरणें अनंत से आती हैं तो याद रखिए उनका प्रतिबिंब फोकस पर ही बनता है। ठीक है, तो और दूसरी चीज ये याद रखने वाली है कि जो भी प्रतिबिंब बनेगा, यहां पर इमेज बन रही है ना, तो जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा और वास्तविक होता है। अवतल दर्पण अधिकांशतः प्रतिबिंबों को उल्टा और वास्तविक बनाता है। मतलब उल्टा इंग्लिश में कहते हैं इन्वर्टेड और वास्तविक मतलब रियल इमेज। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देते हैं कि इसके द्वारा बने प्रतिबिंब या इमेज कैसे होती हैं। तो देखिए इसके द्वारा बने प्रतिबिंब उल्टे होते हैं, तो लिख देते हैं उल्टा और वास्तविक। उल्टा और वास्तविक मतलब इन्वर्टेड और रियल इमेज फॉर्म होती है अवतल दर्पण के द्वारा। और अवतल दर्पण जो है इसे, क्योंकि ये प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर मिलाने का कार्य करता है, ये है हीरो, एक बिंदु पर मिलाता है दो लोगों को, मतलब दो किरणों को। और उत्तल दर्पण है विलन, ये प्रकाश किरणों को फैला देता है, अलग अलग कर देता है, मिलने ना पाए तो मिलती नहीं है, इनको पीछे बढ़ाना पड़ता है और ये ऐसा प्रतीत होता है कि पीछे जाकर के मिल जाएंगी, वास्तव में नहीं मिलती हैं। तो इसलिए कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी और सीधा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण द्वारा बनाया जाता है। लेकिन अवतल दर्पण द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनते हैं उनमें प्रकाश किरणों को देखिए, ये प्रकाश किरणें एक दूसरे से जाकर के फोकस पर मिल जाती हैं, फोकस पर मिल रही हैं, मतलब ये प्रकाश किरणों को मिलाने का काम करता है।
इसलिए जो भी प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, वास्तविक होता है, उल्टा बनता है, लेकिन इन्वर्टेड और रियल होता है। अब ये मिलाने का कार्य करता है, मतलब प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर मिलाता है, इसलिए इसे कन्वर्जिंग मिरर या अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। तो यहां पर हम लिख देते हैं अभिसारी दर्पण। अभिसारी मतलब कन्वर्जिंग, याद रखिएगा ये अभिसारी दर्पण है। और जहां तक समतल दर्पण का प्रश्न है, तो समतल दर्पण में यदि कोई प्रकाश किरण 90 डिग्री पर आकर के पड़ रही है, इस पर यदि कोई प्रकाश किरण 90 डिग्री पर आकर के आपतित हो रही है, तो वो उसी 90 डिग्री के कोण पर वापस भी चली जाएगी। ठीक है, उसी 90 डिग्री के कोण पर वापस भी चली जाएगी, मतलब जैसे आती है उसी दिशा में वापस लौट भी जाएगी। यदि कोई प्रकाश किरण इस पर आकर के ऐसे पड़ रही है, इस तरह से कोई कोण बनाते हुए पड़ रही है, तो जितने कोण पर आकर के गिरती है उतने ही कोण पर परावर्तित भी हो जाती है। बीच में मान लीजिए एक अभिलंब डाल दें, तो यहां पर जितने कोण पर आपतित होती है, आपतन कोण बनाती है, उतने ही कोण पर ये परावर्तित भी हो जाती है, मतलब परावर्तन कोण भी उतना ही होता है। तो इसका आपतन कोण और परावर्तन कोण, समतल दर्पण की दशा में आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब आपतन कोण और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन कोण दोनों ही आपस में बराबर होते हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल R। एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल R। ठीक है, तो ये तीनों दर्पणों के संदर्भ में आपको समझ में आया। आपने देखा कि समतल दर्पण पर कोई प्रकाश किरण जिस कोण पर आती है उसी कोण पर वापस लौट जाती है। ठीक है, अगर 90 डिग्री पर आकर के पड़ रही है तो 90 डिग्री पर ही वापस लौटेगी, और यदि प्रकाश किरण किसी कोण पर आकर के इस पर पड़ रही है तो उतना ही कोण बनाते हुए परावर्तित भी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन उत्तल दर्पण में क्या है कि जो प्रकाश किरणें समानांतर आएंगी उन प्रकाश किरणों को ये फैला देगा। जो भी प्रकाश किरणें इस पर पड़ेंगी उन प्रकाश किरणों को ये फैलाने का कार्य करता है, और ये प्रकाश किरणें आगे कहीं मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। यदि इनको हम पीछे की तरफ बढ़ा दें तो पीछे की तरफ मिलती हुई प्रतीत होती हैं, और इसी बिंदु को हम फोकस कहते हैं। और अनंत से आने वाली प्रकाश किरणों का प्रतिबिंब हमेशा फोकस पर बनता है, याद रखिएगा। और जो भी प्रतिबिंब उत्तल दर्पण के द्वारा बनाए जाते हैं वो सभी कैसे होते हैं, सीधे और आभासी होते हैं, मतलब इरेक्ट और वर्चुअल होते हैं। अब अवतल दर्पण के संदर्भ में भी आप समझ गए कि ये प्रकाश किरणों को मिलाने का कार्य करता है ना, और अनंत से जो भी प्रकाश किरणें आती हैं उनका प्रतिबिंब फोकस पर ही बनेगा, तो फोकस पर बनाता है। और लेकिन इसके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा और वास्तविक होता है ना, इन्वर्टेड और रियल होता है। अब आप देखिए एक चीज और आपको बता दें कि उत्तल दर्पण का फोकस आपको दिख रहा है किधर होता है, राइट साइड में। ठीक है, दर्पण के पीछे इसका फोकस होता है राइट साइड में। लेकिन अवतल दर्पण मतलब कॉन्केव मिरर का फोकस कहां होता है, इस मिरर के लेफ्ट साइड में। हमेशा याद रखिएगा मित्रों, फोकस कहां होता है, उत्तल दर्पण का फोकस उसके राइट साइड में होता है, मतलब उसके पीछे होता है, और अवतल दर्पण का फोकस उसके लेफ्ट साइड में होता है, मतलब आगे होता है। इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा। और अगर पूछे, कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि समतल दर्पण का फोकस कहां होता है, समतल दर्पण का फोकस कहां होता है, तो समतल दर्पण का फोकस मित्रों अनंत पर होता है। ठीक है, समतल दर्पण का फोकस अनंत पर होता है, इनफाइनाइट। ठीक है,
इतनी बातें आपको समझ में आई, तीन चीजें आपको, तीनों दर्पण आपको समझ में आ गए। अब आइए बताते हैं इन दर्पणों का उपयोग क्या क्या है। ठीक है, इन दर्पणों का कैसे हम उपयोग करते हैं, चलिए देख लेते हैं। अब देख लेते हैं इन दर्पणों का उपयोग क्या क्या होता है। कुछ चीजों को हम मिटा दे रहे हैं जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। अब देखिए, समतल दर्पण का उपयोग हम सामान्य रूप से अपना चेहरा देखने में करते हैं। ये किसी भी वस्तु का जैसा प्रतिबिंब है वैसे का वैसा दिखाता है। ठीक है, जैसा मतलब आकार में परिवर्तन नहीं करता। ऐसा नहीं है कि प्रतिबिंब, किसी कोई वस्तु छोटी है तो उसका प्रतिबिंब बड़ा करके दिखाए, है ना, कोई वस्तु बड़ी है तो उसका प्रतिबिंब छोटा करके दिखाए, ऐसा नहीं होता। तो ये आकार में परिवर्तन नहीं करता है, जैसी वस्तु है उतना ही उसका प्रतिबिंब भी बनता है। तो इसलिए इस दर्पण का उपयोग हम डेली अपने दैनिक जीवन में चेहरा देखने के लिए करते हैं। उत्तल दर्पण जो होता है, मतलब कॉन्वेक्स मिरर जो होता है, इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? इसका उपयोग देखें मित्रों, गाड़ी के जहां ड्राइवर सीट होती है उस ड्राइवर सीट के पास में, उस ड्राइवर सीट के पास में एक साइड मिरर लगा होता है। आपने देखा होगा आपकी बाइक्स में, जो बाइक होती हैं उन बाइक में भी साइड मिरर लगा होता है। वो मिरर पीछे से आने वाली गाड़ियों को देखने के काम में आता है ना। तो ये उत्तल दर्पण की खासियत होती है, मतलब कॉन्वेक्स मिरर की ये खासियत होती है कि अभी हमने बताया था ये प्रतिबिंब कैसा बनाता है, सीधा और आभासी बनाता है और प्रतिबिंब छोटा बनाता है। ठीक है, प्रतिबिंब छोटा बनता है, मतलब अधिक क्षेत्रफल में फैली हुई जो पीछे से गाड़ियां आ रही हैं, उस अधिक क्षेत्रफल में फैले हुए गाड़ियों के प्रतिबिंब को थोड़े से क्षेत्रफल में समाहित कर देता है, थोड़े से क्षेत्रफल में बनाकर दिखा देता है। इसका यही जादू है, यही कार्य है। तो ड्राइवर सीट के बगल में जो दर्पण लगा होता है वो कौन सा दर्पण होता है? याद रखिएगा, वो उत्तल दर्पण होता है। तो इसका कार्य, इसको कहां लगाते हैं? ड्राइवर सीट के बगल में। इसका काम क्या है? ये पीछे से आने वाली अधिक क्षेत्रफल में फैली हुई गाड़ियों के प्रतिबिंब को छोटा करके थोड़े से क्षेत्रफल में दिखा देता है। ठीक है, इसके अलावा जो रोड में स्ट्रीट लाइट होती हैं, रोड में जो स्ट्रीट लाइट्स लगी होती हैं, उन स्ट्रीट लाइट्स की पिछली सतह पर उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर लगाया जाता है। इसका कार्य, इसका उद्देश्य क्या है मित्रों? इसका उद्देश्य यह है कि ये उत्तल दर्पण प्रकाश को सड़क के अधिक क्षेत्रफल पर फैला दे, प्रकाश को सड़क के अधिक क्षेत्रफल पर फैला दे। ठीक है, तो सड़क के अधिक क्षेत्रफल पर उजाला होगा। ठीक है, तो उत्तल दर्पण स्ट्रीट लाइट के पीछे भी लगाया जाता है, जिससे कि ये प्रकाश को फैलाने का कार्य करता ही है और सड़क पर अधिक क्षेत्रफल पर प्रकाश बिखर करके आए। तो ये स्ट्रीट लाइट मतलब सड़कों की लाइट्स के पीछे परावर्तक तल का कार्य करता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह बिहेव करता है। और दूसरा हमने बताया, ड्राइवर सीट के बगल में, ड्राइवर सीट के बगल में जो मिरर लगा होता है वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। पीछे से आने वाली जो गाड़ियां होती हैं उनका प्रतिबिंब, अधिक क्षेत्रफल में वो गाड़ियां फैली होती हैं, उनका प्रतिबिंब छोटे क्षेत्रफल में छोटा बना करके दिखा देता है, जिससे कि आपको पूरा पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता नहीं है पीछे कौन कौन आ रहा है। खाली दर्पण में देख लीजिए, पता चल जाएगा, अच्छा अच्छा ये गाड़ी यहां पर आ रही, ठीक है तो हम ऐसे मोड़ लेते हैं, इसको निकल जाने देते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही आइए समझते हैं अवतल दर्पण पर। अवतल दर्पण का क्या उपयोग है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। अब आप कहेंगे दर्पण से कैसे दाढ़ी बनेगी?
दाढ़ी तो रेजर से बनती है, सही बात है, दाढ़ी रेजर से बनती है, लेकिन देखेंगे किसमें? दर्पण में। तो देखेंगे अवतल दर्पण में। तो अवतल दर्पण का काम है प्रतिबिंब को बड़ा करना, मतलब किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो बड़ा करके दिखाता है। ठीक है, याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट बन रहा है आपका। अवतल दर्पण किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब को बड़ा करके दिखाता है। तो ये प्रतिबिंब को बड़ा करके दिखा रहा है, तो आप अपनी दाढ़ी को अच्छे से बना सकते हैं कि एक एक जगह आपका चेहरा जो है बड़ा होकर के दिखेगा, तो आप कहीं बाल कोई छूटा तो नहीं रह गया है, इसलिए दाढ़ी आप आसानी से बना सकते हैं। तो दाढ़ी बनाने के लिए जब चेहरा देखने का काम होता है तो ये अवतल दर्पण प्रयोग में लाया जाता है। दूसरा क्या काम है इसका? देखिए, जो डेंटिस्ट वगैरह है, मतलब दंत चिकित्सक, डेंटिस्ट, दांत के डॉक्टर, वो दांत के डॉक्टर इस अवतल दर्पण का प्रयोग एक स्पून की तरह से करते हैं। देखिए, एक स्पून की तरह उनके पास एक ऐसी डंडी होती है जो आगे जाकर के हल्की सी बेंड होती है, और आगे चम्मच की तरह चम्मच नुमा डंडी होती है। तो होता क्या है, ये जैसे दांत हैं, तो दांत को उन्हें देखना है, तो मुंह के अंदर वो इस स्पून को डालेंगे और आपसे कहेंगे बड़ा सा मुंह खोलो। बड़ा सा मुंह आप खोलेंगे, स्पून अंदर डालेंगे, तो दांत और टॉर्च मारेंगे तो देखेंगे क्या? प्रकाश दांत पर पड़ेगा। दांत पर पड़ने के बाद वो इस स्पून पर पड़ेगा और स्पून पर दांत का बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देगा। ठीक है, स्पून पर दांत का बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देगा, जिससे कि उनको ये समझने में आसानी होगी कि दांत में कीड़ा लगा है या दांत की जड़ कमजोर हो रही है या ये खोखला हो रहा है। तो उन्हें बड़ा प्रतिबिंब दिखेगा, तो उन्हें समझने में आसानी होगी। ठीक है, इसके अलावा जो नाक कान गला रोग विशेषज्ञ होते हैं, मतलब ईयर नोज और थ्रोट, ईएनटी के डॉक्टर होते हैं, ईएनटी, ईयर नोज थ्रोट, नाक कान और गला रोग विशेषज्ञ, वो लोग भी क्या करते हैं कि इस अवतल दर्पण का प्रयोग आपके गले की जांच करने में, कान की जांच करने में किया करते हैं, जिससे कि कान के अंदर का जो भी समस्या है उनको कान के अंदर के पर्दे तक का स्पष्ट उस दर्पण में बड़ा बड़ा प्रतिबिंब दिखाई दे सके। ठीक है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग बड़े किसी वस्तु के, कोई छोटी वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब बड़ा करके देखने में कार्य आता है। और हमने बताया कि अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने में, इसके अलावा इसका प्रयोग दंत चिकित्सक द्वारा, मतलब डेंटिस्ट द्वारा भी किया जाता है। इसके अलावा इसका प्रयोग नाक कान गला रोग विशेषज्ञ द्वारा भी किया जाता है। ईयर नोज और थ्रोट के जो विशेषज्ञ होते हैं उनके द्वारा भी इसका प्रयोग किया जाता है। एक चीज और बता दें, जो व्यायामशील लोग होते हैं, जो कसरत, अपने शरीर को कसने में रत होते हैं, है ना, जो एक्सरसाइज ज्यादा करते हैं, जिम वगैरह में जाते हैं, तो जिम में जो बड़े बड़े दर्पण लगे होते हैं वो सेमी कॉनकेव मिरर होते हैं। सेमी कॉनकेव मिरर मतलब आंशिक रूप से वो अवतल दर्पण होते हैं, आंशिक रूप से अवतल होते हैं, जिससे कि उनका प्रतिबिंब बड़ा दिखाई दे। तो वहां जाकर एक्सरसाइज करेंगे, थोड़ी देर एक्सरसाइज करेंगे, ऐसा लगेगा कि हाँ यार मसल्स बन रही हैं, डेवलप हो रहा है शरीर। लेकिन होता क्या है, घर में जाएंगे समतल दर्पण में देखेंगे, वही तो है, कुछ तो नहीं हुआ। लेकिन वास्तव में क्या होता है, ये एक तरह का तरीका है लोगों को भ्रमित करने का। थोड़ा बहुत बनता है शरीर, लेकिन ज्यादा दिखाई देता है दर्पण में। तो जिम में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? सेमी कॉनकेव, मतलब आंशिक रूप से अवतल दर्पण का प्रयोग वहां होता है। ठीक है, तो ये सब व्यवसाय के तरीके हैं लोगों के। चलिए आगे देखते हैं। तो इन तीनों दर्पणों के संदर्भ में आप समझ गए इनका कहां कहां उपयोग होता है, कैसा कैसा इनसे प्रतिबिंब बनता है, इनका फोकस कहां होता है, ये तीनों चीजें आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब आइए हम चलते हैं सबसे पहले समतल दर्पण के संदर्भ में प्रश्नों को हल करते हैं। ठीक है,
आपको बताते हैं कि परीक्षाओं में समतल दर्पण से कैसे प्रश्न आते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे उत्तल और अवतल दर्पणों पर। ठीक है, तो सबसे पहले समतल दर्पण, इसको हम मिटा देते हैं। समतल दर्पण, प्लेन मिरर। तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, हम समझेंगे कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। प्रतिबिंब का बनना, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर, मतलब समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब देखिए समतल दर्पण पर कैसे प्रश्न पूछता है। मान लीजिए कि एक समतल दर्पण है, एक समतल दर्पण है और ये कहे कि समतल दर्पण से किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब हमें देखना है ना। यदि किसी व्यक्ति को अपनी पूरी लंबाई देखनी है, पूरे शरीर की लंबाई देखनी है, तो उसको देखने के लिए समतल दर्पण कितनी लंबाई का होना चाहिए। तो आप हमेशा याद रखें, अगर इस तरह से प्रश्न आता है तो हमेशा किसी वस्तु के पूर्ण प्रतिबिंब को देखने के लिए समतल दर्पण की लंबाई उस वस्तु की पूरी लंबाई के आधे के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो समतल दर्पण की एक विशेषता है कि अगर समतल दर्पण आधा, आपकी आधी लंबाई का है, तो वो आपके पूरे शरीर के प्रतिबिंब को दिखाने में सक्षम होता है। तो किसी वस्तु की, ये कॉन्सेप्ट हम लिख दे रहे हैं, किसी वस्तु की पूरी लंबाई को देखने के लिए समतल दर्पण उसकी आधी लंबाई का होना चाहिए, उसकी आधी लंबाई का होना चाहिए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका आगे के न्यूमेरिकल्स लगाने में बहुत काम आएगा कि किसी भी वस्तु की पूरी लंबाई को देखने के लिए समतल दर्पण उस वस्तु की आधी लंबाई का, कम से कम आधी लंबाई का जरूर होना चाहिए, तभी वो वस्तु के पूरे प्रतिबिंब को दिखा सकता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 हुआ। अब देखिए आगे बात करते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पर। ये सारी बातें आप याद रखिए तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, आसानी से आप सवालों को हल कर ले जाएंगे। जब आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है तो कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा, तो न्यूमेरिकल्स भी आसानी से होने लगेंगे और कॉन्सेप्चुअल बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो भी आप आसानी से हल कर पाएंगे। विश्वास रखिए और हमारे साथ बने रहें बस। आइए देखते हैं, ये आपका समतल दर्पण है। तो ये समतल दर्पण में अगर कोई वस्तु इसकी तरफ तेजी से दौड़ती हुई आ रही है, हम यहां पर बना देते हैं, ये समतल दर्पण है, कोई वस्तु इसकी तरफ तेजी से दौड़ती हुई आ रही है। मान लीजिए इस वस्तु का वेग जो है, इस वस्तु का वेग v है, वेग मतलब रफ्तार, इस वस्तु का वेग v है। तो कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि समतल दर्पण में जो हमें प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है
उस प्रतिबिंब के आधार पर बताइए कि वस्तु का वेग क्या होगा। मतलब वस्तु जितने वेग से आ रही है वो दर्पण में हमें कितने वेग से आती हुई दिखाई देगी। ये इस तरह का प्रश्न बना करके दे देता है एग्जाम्स में। तो ध्यान दीजिएगा, जितने वेग से वस्तु दर्पण की तरफ जाती है, दर्पण में वस्तु उसके दोगुने वेग से आती हुई दिखाई देती है। दर्पण में वस्तु उसके दोगुने वेग से आती हुई दिखाई देती है, 2v। ठीक है, याद रखिएगा इसको। ये वस्तु का वेग है, वस्तु का वेग यदि v है तो दर्पण में जो प्रतिबिंब दिखाई देगा, दर्पण में जो प्रतिबिंब या इमेज दिखाई देगी वो इधर आते हुए दिखाई देगी, है ना। आप दर्पण की तरफ दौड़ते हुए जा रहे हैं तेजी से, तो उधर से जो प्रतिबिंब दर्पण से आपका दर्पण में जो प्रतिबिंब आता हुआ दिखाई देगा दौड़ते हुए, वो उसका वेग कितना होगा, 2 गुना होगा, 2v। यदि आप v वेग से दर्पण की तरफ जाते हैं तो आपको दर्पण में अपना उधर से आता हुआ जो प्रतिबिंब दिखाई देगा उसका वेग 2 गुना होगा, 2v होगा। यदि आप v वेग से जा रहे हैं तो 2v वेग से आता हुआ प्रतिबिंब दिखाई देगा। इसको यकीन मानिए, एकदम एकदम कॉन्सेप्ट है ये, सेकंड कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड, इसको याद रखिए। इस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं, इस पर प्रश्न आते हैं, दे देगा कोई क्वेश्चन आपको दे देगा कि चलिए हम बता ही देते हैं। एक प्रश्न ऐसे, एक प्रश्न हम ऐसे बता देते हैं लिख करके। ये प्रश्न आपके सामने दे दिया, जैसे मान लीजिए कि दर्पण समतल दर्पण, समतल दर्पण में उसकी ओर आती हुई किसी वस्तु के प्रतिबिंब का वेग 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वस्तु का वास्तविक वेग क्या होगा। ऐसे प्रश्न आपके सामने दे दिया। ठीक है, समतल दर्पण में उसकी ओर आती हुई किसी वस्तु के प्रतिबिंब का वेग 40 किलोमीटर है, तो उस वस्तु का वास्तविक वेग क्या होगा। मतलब वास्तव में जो वस्तु दर्पण की तरफ जा रही है उस वस्तु का वेग क्या होगा। आपके सामने मान लीजिए 4 ऑप्शंस दे दिए जाएं। ऑप्शन ए है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन बी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन सी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, या ऑप्शन डी 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इस तरह से प्रश्न दे देगा कि ए बी सी डी आपके पास 4 ऑप्शन है और दे रहा है 60 किलोमीटर, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 4 विकल्प आपके सामने दे रहा है, तो आप क्या बताएंगे। देखें, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है उस प्रतिबिंब का वेग हमें 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये पता है। और आपको यह भी पता है कि समतल दर्पण में, अभी हमने कॉन्सेप्ट आपको बताया कि समतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब आता हुआ दिखाई देता है वो वस्तु की वास्तविक रफ्तार के 2 गुने रफ्तार से आता हुआ दिखाई देता है। तो वस्तु का प्रतिबिंब की रफ्तार जो होगी
प्रतिबिंब की जो रफ्तार होगी उससे वस्तु की रफ्तार क्या होगी, आधी होगी, क्योंकि प्रतिबिंब में दोगुनी रफ्तार दिखाई देती है, तो वस्तु की रफ्तार क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो यदि प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आता हुआ, तो वास्तव में वस्तु दर्पण की तरफ कितनी रफ्तार से जा रही है, उसका आधा कर दीजिए, मतलब 40 का आधा कर दीजिए, तो वस्तु की जो वास्तविक रफ्तार होगी वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। और आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला, सी वाला ऑप्शन सही हो गया, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। कुछ लोग कॉन्सेप्ट तो याद रखते हैं लेकिन प्रश्न ठीक से नहीं पढ़ते और सोचते हैं कि अच्छा ठीक है, दर्पण में जो प्रतिबिंब दिखाई देता है दोगुने वेग से आता हुआ दिखाई देता है, यहाँ 40 है तो 40 दूनी 80 कर देंगे, तो 80 लगा देते हैं और गलत प्रश्न करके चले आते हैं। तो वास्तव में इस तरह से हल नहीं किया जाता, 80 नहीं होगा। प्रश्न ठीक से पढ़िए कि प्रश्न में कह क्या रहा है। प्रश्न में अपना उत्तर प्रश्न स्वयं छुपाए रहता है। प्रश्न को ठीक से पढ़ लें, मतलब आपका आधी समस्या दूर हो गई। अगर प्रश्न सही से समझ में आ गया, आधी समस्या दूर हो गई, फिर आपको केवल उत्तर निकाल लेना है कॉन्सेप्ट के आधार पर। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे, चलते हैं। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, सममित स्थिति और असममित स्थिति में कितने प्रतिबिंब बनते हैं। किसी दर्पण में सममित दशा और असममित दशा में रखी हुई वस्तु के कितने प्रतिबिंब दिखाई देते हैं, इसको आइए समझते हैं। देखिए, अगर हम किन्हीं दो समतल दर्पणों को किसी थीटा कोण पर रख दें, है ना, ये दो समतल दर्पण हैं, पीछे हम इनके पॉलिश कर देते हैं, पीछे पॉलिश किया हुआ तल है। अब ये इनको हमने किसी थीटा कोण पर रख दिया है, तो इस थीटा कोण का अर्धक मतलब मान लीजिए ये आधा हमने कर दिया, ठीक है, इस थीटा कोण का हमने अर्धक कर दिया, आधा कर दिया। तो ये इस दर्पण, दोनों दर्पणों के बीच जो कोण बन रहा है, ये कोण है क्या, थीटा है। अब इस कोण का हमने ठीक आधा कर दिया, मतलब काल्पनिक रेखा एक खींच दी जो इस कोण का आधा करती है। अब इस रेखा के ठीक बीचों बीच एक वस्तु रखी है, इस रेखा के ठीक बीचों बीच एक वस्तु रखी है। अगर रेखा के ठीक बीचों बीच वस्तु रखी है तो इसको कहेंगे कि वस्तु सममित दशा में है। ठीक है, वस्तु सममित दशा में, इसको कहते हैं सममित दशा, सममित स्थिति या दशा। इंग्लिश में कहें तो सिमेट्रिकल कंडीशन, सिमेट्रिकल कंडीशन। ठीक है, अगर इंग्लिश में कहें तो ये सममित दशा या सिमेट्रिकल कंडीशन इसको इंग्लिश में कहते हैं। अब आइए देखते हैं, आपको असममित दशा बता दें। अगर दो दर्पण एक दूसरे के साथ किसी कोण पर रखे हुए हैं, दो दर्पण एक दूसरे के साथ किसी कोण पर रखे हुए हैं, तो उनके बीच मान लीजिए थीटा कोण बन रहा है। ये कोण कितना है, थीटा है। अब इसका हम इस कोण का अर्धक कर दे रहे हैं, ये मान लीजिए हमने अर्धक कर दिया। अब अर्धक कर देने पर वस्तु इस अर्धक किए जाने वाली काल्पनिक रेखा के बीचों बीच नहीं रखी है, इस रेखा के कहीं ऊपर रखी होगी अथवा नीचे रखी होगी। ठीक है, इस अर्धक किए गए, इस कोण का जो अर्धक करने वाली रेखा है, इस पर वस्तु नहीं रखी है,
इसके ऊपर रखी होगी अथवा नीचे रखी होगी। तो ऊपर या नीचे अगर रखी है तो इसको कहते हैं अनसिमेट्रिकल कंडीशन या असममित दशा। लिख देते हैं असममित दशा, अनसिमेट्रिकल कंडीशन। ठीक है मित्रों, तो आपको समझ में आ गया कि यदि दोनों दर्पणों के बीच बनने वाले कोण का हम अर्धक कर दें और वस्तु को उस कोण पर, कोण के ठीक बीचों बीच रख दें, मतलब दोनों दर्पणों के ठीक बीचों बीच वस्तु को रख दें, तो ये होती है सममित दशा, सिमेट्रिकल कंडीशन। और यदि वस्तु को दोनों दर्पणों के ठीक बीचों बीच ना रख करके कहीं ऊपर या नीचे रख दें, मतलब किसी एक दर्पण के पास और दूसरे दर्पण से दूर रख दें, तो इसको कहते हैं असममित दशा या अनसिमेट्रिकल कंडीशन। तो ऐसी स्थिति में आपसे पूछ देगा कि मान लीजिए किन्हीं दो दर्पणों के बीच कोई वस्तु रखी है थीटा कोण पर, तो उस वस्तु के कितने प्रतिबिंब हमें दर्पण में दिखाई देंगे, प्रतिबिंबों की संख्या बताइए। ठीक है, तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी बनेगी ये आपसे पूछ देगा। तो आइए चलिए देख लेते हैं इस तरह के सवालों को कैसे हल करते हैं हम। देखिए यहां पर हम ये मिटा दे रहे हैं सम्मित और असम्मित दशा। आप इसको तो जान ही गए हैं कौन सी दशा सम्मित है और कौन सी असम्मित होती है। ठीक है, ये सिमेट्रिकल कंडीशन है और ये अनसिमेट्रिकल है। यहां पर लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे, ये सिमेट्रिकल कंडीशन है और ये अनसिमेट्रिकल। ठीक है, अब देखें हम इनको हल कैसे करेंगे। यदि आपसे प्रश्न पूछ दे कि कोई वस्तु दोनों दर्पणों के ठीक बीचों बीच रखी है किसी थीटा कोण पर, तो उसके कितने प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई देंगे, प्रतिबिंबों की संख्या बताइए। तो देखें कैसे हल करेंगे। ये वस्तु को बीचों बीच रखा गया है। अब इसका एक तरीका है मित्रों, इसका एक तरीका है कैसे हल करते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रतिबिंबों की संख्या को ले लेना है। प्रतिबिंबों की संख्या मान लेनी है कि कितनी है। मान लीजिए प्रतिबिंबों की संख्या क्या है, n है। ठीक है, प्रतिबिंबों की संख्या n प्रतिबिंब बनेंगे ऐसा मान लेते हैं। आगे पूरा कोण जो होता है, देखिए जो कंप्लीट एंगल होता है उसे हम क्या कहते हैं, कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है। कंप्लीट एंगल मतलब संपूर्ण कोण जो बनता है वो 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री। इसमें भी ऐसे ही जो कंप्लीट एंगल बनेगा वो 360 डिग्री का बनेगा, है ना। तो ये जो 360 डिग्री का कंप्लीट एंगल होता है, आप देखिए इस कंप्लीट एंगल में मतलब 360 डिग्री के संपूर्ण कोण में दर्पणों के बीच जो कोण बन रहा है, मतलब दोनों दर्पण जिस कोण पर रखे हुए हैं उस थीटा से भाग दे देंगे, उस थीटा कोण से भाग दे देंगे। और इस भाग देने के दो परिणाम हो सकते हैं। दो परिणाम क्या होंगे, या तो आपको n का मान सम संख्या में प्राप्त होगा या विषम संख्या में प्राप्त होगा, यही दो मान तो हो सकते हैं। तो मतलब n की जो वैल्यू होगी, n की जो वैल्यू होगी वो या तो सम हो सकती है या तो सम हो सकती है, सम संख्या, इसको कहते हैं इवन नंबर, और या तो विषम हो सकती है, विषम संख्या, इसको कहते हैं ऑड नंबर।
ठीक है, तो n का मान या तो सम होगा या तो विषम होगा। अब देखें, ये जो सम संख्या है, यदि हमें सम संख्या प्राप्त होती है 360 में थीटा कोण से भाग देने पर, यदि हमें n का मान सम संख्या के रूप में प्राप्त होता है, तो चाहे वस्तु सममित दशा में रखी हो या असममित दशा में रखी हो, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, जो भी मान आएगा, जो भी वैल्यू आएगी, उस वैल्यू में से आपको क्या कर देना है, 1 माइनस कर देना है, -1। उस वैल्यू में से आपको -1 कर देना है, ठीक है। जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू में से आप -1 कर देंगे, तो चाहे सममित दशा हो और चाहे असममित दशा हो, दोनों के लिए ही आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। सममित दशा हो या असममित दशा हो, दोनों के लिए ही आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा कॉन्सेप्ट को, भूलिएगा नहीं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और अगर भूलते हैं तो वीडियो फिर से देख लीजिएगा। अब देखें, अगर वैल्यू विषम संख्या में प्राप्त होती है, यदि हम 360 में कोण थीटा से भाग दे दें और हमें जो मान प्राप्त हो वो विषम संख्या में हो, देखिए विषम संख्या में मान हो, तो हम क्या करेंगे, तब के लिए आपको 2 कंडीशन बनानी पड़ेगी। यदि विषम संख्या में मान प्राप्त होता है तो आइए देख लेते हैं। तब सममित दशा के लिए, सममित दशा के लिए मतलब सिमेट्रिकल कंडीशन के लिए -1 करके आंसर देंगे। इस वैल्यू में से -1 कर देंगे तो आपके सामने आंसर आ जाएगा। और यदि असममित दशा है, असममित दशा है मतलब अनसिमेट्रिकल कंडीशन है, तो आपको इस वैल्यू के साथ छेड़छाड़ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो ऑड नंबर आया है, मतलब जो विषम संख्या आपको प्राप्त हुई है असममित दशा के लिए, उसी विषम संख्या को ही आंसर मान लेंगे, ठीक है। यही विषम संख्या को ही आंसर मान लेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, अगली क्लास में इसके न्यूमेरिकल आपको हल करने को हम बताएंगे। देखिए ध्यान दे दीजिए एक बार फिर से कि यदि प्रतिबिंबों की संख्या हमें ज्ञात करनी है, निकालनी है, तो n बराबर क्या हमने किया, 360 डिग्री अपॉन थीटा कर दिया। मतलब दोनों दर्पणों के बीच जो कोण बनता है उस कोण से 360 डिग्री में भाग दे देंगे। तो 360 में उस कोण से भाग दे देंगे तो जो वैल्यू आई उस वैल्यू को देखेंगे कि वो सम है या विषम है। अगर वो सम संख्या है मतलब इवन नंबर है, तो सममित और असममित चाहे जो दशा हो, उस वैल्यू में से -1 करके आंसर दे देंगे, ठीक है। और अगर वो जो वैल्यू आती है वो विषम है मतलब ऑड नंबर है, तो हमें क्या करना है, सममित दशा के लिए, सममित दशा के लिए -1 करके आंसर देंगे, और असममित दशा के लिए जो ऑड नंबर में वैल्यू आई है उसी ऑड नंबर को ही उठाकर आंसर के रूप में रख देंगे। तो ये आपको समझ में आ गया। इतना कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो गया है तो अगली क्लास में इसी पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो हमारे साथ बने रहें, और इसके न्यूमेरिकल्स कैसे हल करेंगे और परीक्षा में कैसे कैसे प्रश्न पूछता है, उसके लिए आप अगली क्लास में आएं और आपको पता चलेगा कि किस तरह के प्रश्न आते हैं, कैसे आप हल करेंगे। बहुत अच्छी ट्रिक्स आपको मिलेंगी और आप तुरंत झटके से न्यूमेरिकल को निकाल के हल कर देंगे बहुत आसानी से, ठीक है। आप अगर मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज मतलब मिशन इंस्टीट्यूट से ऑफलाइन या ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं तो हमारी एक वेबसाइट है www.missioninstituteprayagraj.com। तो उस पर आप लॉगिन कर सकते हैं।
वहां पर आपको सारी जानकारियां प्राप्त हो जाएंगी। तो मित्रों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और इस चैनल को, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको कुछ जानकारी मिलती है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, आपसे अनुरोध है। तो आज के लिए हम विदा लेते हैं, अगली क्लास में फिर मिलेंगे इस कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल्स के साथ और अगले नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, धन्यवाद, नमस्कार।